वेलकम टू द मानव शो। सबसे पहला एपिसोड है द मानव शो का एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं बिकॉज जो मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट है ना वो एकदम ही इंस्पिरेशनल वुमेन के साथ है। आजकल हम क्या बोलते हैं, एक करियर हो गया अब तो उसमें सक्सेस मिल गई, बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन जो मैम आज हमारे साथ है ना, डॉक्टर सुनंदा जी राठी, उन्होंने एक करियर नहीं बनाया, उन्होंने 4 अलग करियर्स बनाए हैं, 4 अलग फील्ड्स एंड हर एक फील्ड में उनको सक्सेस मिली। तो उनकी स्टोरी क्या है, क्या स्ट्रगल थे, कैसे उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, ये पॉडकास्ट उसके बारे में। सो प्लीज ये पॉडकास्ट एंड तक देखिए, मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। आई थिंक सो आप लोग भी इंस्पायर होंगे। हेलो मैम, वेलकम टू द मानव शो। मानव शो का ये सबसे पहला एपिसोड है जो आपके साथ शूट होने जा रहा है एंड ये मेरा पहला पॉडकास्ट है एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरा जो पहला पॉडकास्ट है वो आप जैसे एक्सपीरियंस पर्सन के साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे क्यूट लिटिल छोटे गणेश जी है, इनके बिना मैं कहीं जाता नहीं एंड मेरे को पर्सनली ऐसा है कि अगर इनका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं हर एक चीज अचीव कर सकता हूँ अपने लाइफ में। सो वेलकम मैम वंस अगेन। Thank you. It's my pleasure. And namaste to your Ganesh ji also. Yes, Mano. सो मैम, मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है, रिसर्च की है, मुझे एक चीज पता चली है कि आपने बहुत सारी चीजें की हुई है एंड आप हर एक चीज में सक्सेसफुल रहे हो। सो आपने एक लॉ की ग्रेजुएशन डिग्री ली है, आप एक टीचर रह चुके हो, यू हैव बीन एन एस्ट्रोलॉजर एंड यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन ऑल्सो। सो मैम, इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मीन्स इतनी सारी चीजें की, हर एक चीज का इंस्पिरेशन क्या था? वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम? वो बिगिनिंग पॉइंट क्या था आपका? मानो वैसे तो मैं बचपन से करियर ओरिएंटेड थी, मुझे अपना कुछ करना था। मेरे पिताजी एक एस्ट्रोलॉजर भी थे, आयुर्वेदाचार्य भी थे और उनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा एथिकल थी। तो उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें ग्रेजुएट करा देता हूँ कॉमर्स, फिर तुम्हें जो करना है तुम शादी के बाद करना। तो मेरा डोमेन कॉमर्स है और मैंने शादी के पहले कॉमर्स किया था। ओके, सो आगे क्या मैम? मीन्स आप कैसे बढ़े, आपने क्या किया? मीन्स आफ्टर यू गॉट मैरिड, जैसे आपने बोला कि आपने ग्रेजुएशन किया आपकी शादी से पहले, तो शादी के बाद आप कैसे आगे बढ़े? शादी जो हुई मेरी वो पत्रिका मैच करके हुई, सो इट वाज अरेंज मैरिज। आई गॉट मैरिड इन जॉइंट हिंदू फैमिली, बड़ी फैमिली थी। मुझे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, बुआ सास जिसको कहते हैं, वो सब थे। और माय हस्बैंड डॉक्टर राठी, ही इज अ डेंटल सर्जन, और उनको 3 भाई थे। तो ऐसे बड़े परिवार में मेरी शादी हुई और इस परिवार में आने के बाद मुझे लगा ये लवली फैमिली है। एक्चुअली मैं करना चाह रही थी एमबीए या सीए आफ्टर बीकॉम, वो मेरा ड्रीम था। बट मैंने देखा कि 8 घंटा यदि मैं पढ़ाई के लिए बाहर चली जाऊं घर से और आने के बाद असाइनमेंट्स या आर्टिकलशिप ऐसा कुछ करूं, तो मैं परिवार के साथ नहीं रह पाऊंगी। तो मैंने फिर अपना खुद डिसीजन लिया, मुझे किसी ने कहा नहीं, ना प्रेशराइज किया कि तुम ये करो मत। मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पे एक्सटर्नल एमकॉम करूंगी, तो आई विल बी अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑल्सो, और मेरा करियर भी शुरू रहेगा, एजुकेशनल करियर। तो लाइक दैट आई डिड माई एक्सटर्नल एमकॉम। सो आपने एक्सटर्नल एमकॉम किया बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली। सो अराउंड दैट टाइम, मींस 70s 80s के आसपास आपने आपका एक्सटर्नल एमकॉम किया एक जॉइंट फैमिली में रह के। दैट्स रियली इंस्पिरेशनल बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट अभी अभी आया है, अभी अभी वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं एंड उस टाइम पे आपने बीइंग अ वुमेन, बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली, आपने इतना ग्रो किया। इट्स इनक्रेडिबल। दैट शोज कि आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। सो व्हाट नेक्स्ट, क्या था आगे? अभी फैमिली ने सपोर्ट बहुत किया, फैमिली सपोर्टिव ही थी, बट अपनी खुद की एक विल पावर होती है कि मुझे ये करना है। और सिर्फ विल पावर से काम नहीं चलता, यू हैव टू बी एफिशिएंट ऑल्सो। एफिशिएंसी जिसको हम कार्यक्षमता कहते हैं, वो भी लगती है। तो मुझे करने के लिए मैंने सुबह सबसे पहले 1 घंटा उठना,
और दोपहर को ना सोना, वो 1 घंटा बचाना, इस 2 घंटे अपने लिए और बाकी सब पूरे परिवार के लिए। इस प्रकार से मेरा एजुकेशन मैंने शुरू रखा। ओके, सो मैम आपका फर्स्ट जॉब क्या था करियर का? ये तो हमारी एजुकेशन की बात हो गई। आपका वो फर्स्ट जॉब क्या था दैट वाज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर योर ग्रोथ इन योर करियर? मींस आपका करियर वहां से एज एरोप्लेन उड़ने लग गया। वो फर्स्ट करियर क्या था आपका? हाँ, देखो, मैंने एमकॉम करने के बाद लॉ ज्वाइन किया बिकॉज आई डिसाइडेड दैट मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ एमकॉम कर रही थी, उसने कहा मैं सीए करती हूँ, तू लॉ कर ले और हम लोग फॉर्म शुरू करेंगे। सो आई डिड माई लॉ ग्रेजुएशन एंड शी वॉज डूइंग हर सीए। बट कुछ और ही डेस्टिनी थी मेरी, या कहीं और मेरा एरोप्लेन उड़ना था। तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, एंड माई मदर इन लॉ गॉट डिटेक्टेड विथ कैंसर। एंड देयर कि मुझे ऐसे लगा कि फुल टाइम फर्म एस्टेब्लिश करना और इतना बड़ा परिवार और बच्चे, ये नहीं पॉसिबल होगा। तो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट अर्निंग और माई फर्स्ट जॉब, जो एक था कि मैं अपने बलबूते पे कुछ कमाऊं। तो मैंने अप्लाई किया लेक्चरशिप के लिए एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज एन हेड ऑफ द ऑफिस मैनेजमेंट एंड आई एंटर्ड फर्स्ट एजुकेशनल लाइन टीचिंग। ओके, सो आपकी फर्स्ट जॉब एज टीचिंग थी, तो ये कौन से कॉलेज में थी मैम? I worked with SNDT College for 5 years in the vocational department as a head of the department, and I was teaching different subject altogether because it was a first time vocational subject आया था, तो it was challenging job also, and I like to take challenges in life, so I selected that. सो मैम इट्स रियली इंस्पायरिंग कि उस टाइम पे बीइंग अ वुमेन आपने इतनी बड़ी पोजीशन मिली एज अ लेक्चरर, आप जा रहे थे एसएनडीटी कॉलेज में, एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग फॉर ऑल द वुमेन्स जो देख रही है ये पॉडकास्ट। एंड मैम फिर इसके बाद स्टॉक मार्केट में आपकी एंट्री कैसी हुई? एक्चुअली देखा जाए तो माई जॉब वॉज वेरी कंफर्टेबल। लेक्चरशिप में आपको दिवाली, क्रिसमस, समर वेकेशंस, मैटरनिटी लीव सब कुछ मिलता है और परमानेंट जॉब में अच्छा पे भी मिलता है। बट समथिंग डिफरेंट आई वांटेड टू डू। इट वाज ऑलरेडी ऐसे माइंड में था, एक ग्रोथ माइंडसेट जैसा होता है ना, वैसे मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ ना कुछ खुद का शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है। आई फेल्ट कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर बाय ब्लड, एंड सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज सिर्फ थिंकिंग से कुछ नहीं होता, आपको अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में मिलनी चाहिए। सो माई नेबर आस्क्ड मी, मिस्टर चांसरकर, ही वॉज वर्किंग विथ टेल्को टाटाज, ही वर्कड विथ लैक्मे, थॉमेक्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी के साथ वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे। बट ही वांटेड टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट के हिसाब से कंसल्टेंशिप। सो ही अप्रोच्ड मी कि यू आर यंग, यू आर एंथुसियास्टिक एंड you want to do something. And then I decided, yes, this is an opportunity. Let's enter. Actually, I had a zero knowledge of stock market or anything. Only my domain was commerce. That's all. And the field was totally different. I was teaching youngsters, budding girls, Right. and entering into the stock market. But I said somewhere we have to take decision, and I took that, and my family supported, my husband supported, and I came to stock market. सो मैम ये कौन से साल की बात है जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर हुए थे? See, 1980 to 85, I worked five years in education line. Then 85 August, I remember August, I resigned from my permanent job. I was the first lady to resign permanent job. And after that, I went to Mumbai with Mr. Chansakar. I stayed there and I took training in Bombay stock market and came back to Pune and started our own company. It was a private limited company where we were directors. सो मैम आपने जैसे बोला कि आपने एक आपकी परमानेंट जॉब छोड़ी, एंड वो टाइम पे परमानेंट जॉब रहना वाज अ वेरी गुड थिंग। परमानेंट जॉब रहना मींस अपनी लाइफ मस्त है, सुकून में जी रहा है। तो वो टाइम पे क्या माइंडसेट था कि एक परमानेंट जॉब छोड़ना एंड कमिंग इनटू स्टॉक मार्केट, जहाँ पे कभी मार्केट ऊपर है, कभी मार्केट नीचे है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट मार्केट, बिकॉज आपने जैसे बोला 85 के टाइम पे वहां पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हम मार्केट को समझे। मार्केट को चलाने के लिए इट वाज ऑल फिजिकल, नथिंग वाज ऑनलाइन। तो कैसी मींस क्या माइंडसेट था कि परमानेंट जॉब छोड़ के अपन स्टॉक मार्केट में जाए जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है? See, this is a journey from certainty to uncertainty. Certainty इसलिए थी कि मेरा जॉब परमानेंट था, इसीलिए भी थी कि मैं जॉइंट फैमिली में भी थी,
इसीलिए भी थी कि मैं एजुकेशन लाइन में भी थी और मैं मेरा पीएचडी का रजिस्ट्रेशन भी कर चुकी थी। तो मानो ऐसा समझो कि मैंने सोच लिया था कि आई विल कंटिन्यू इनटू द एजुकेशन लाइन। सो पीएचडी करते हैं तो आगे बढ़ के आप प्रिंसिपल वगैरह हो सकते हैं। बट एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई जो एक मेरा ड्रीम था कि मैं अपना खुद का कुछ कर सकूं। फिर तब इतना सोचा नहीं कि अनसर्टनिटी है, ये है, एक फैसिनेशन रहता है लाइफ में और यंग भी थी। सो एक स्टार्टअप, अब तुम्हारे भाषा में कहो तो अपना कुछ होगा, अपना वर्ल्ड क्रिएट होगा। एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ाओ, उससे ऐसे लगा कि चलो लेट्स कम आउट ऑफ इट एंड आई टुक डिसीजन, दैट्स ऑल। तो आपको सक्सेस मिली स्टॉक मार्केट में? बिकॉज आई थिंक वो टाइम पे वुमेन्स बहुत कम हुए होती होगी स्टॉक मार्केट में, बिकॉज हम सब ने वो हर्षद मेहता वाला सीरीज देखा जो सोनी लिव पे आया था। वहां पे हम देखते थे सब अपना एक कोट पहन के जा रहे हैं, ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं, 2 शेयर 3 शेयर लेने हैं। तो आपने भी वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की है? ऑफ कोर्स यस, इट वाज द सेम, सौदा पैड था, इशारे करते थे, ऐसा करना यानी देना, ऐसा करना यानी लेना, ये सब हमने भी किया। और आपने हर्षद मेहता की सीरीज देखी, माना हमने तो हर्षद मेहता को देखा। सो मैम वो ऑरा कैसा था हर्षद मेहता का? ऑरा से ज्यादा उसका एक अट्रैक्शन था, ही वाज अ सेलिब्रिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। आजकल आप लोगों को जैसे सेलिब्रिटी के पास आप अट्रैक्ट होते हो, सो वी गॉट अट्रैक्टेड बिकॉज ही वाज अ सेलिब्रिटी, ही वाज मूविंग मार्केट में जितने अप्स एंड डाउन होते थे, जो भी शेयर बढ़ता था लेता था, हर्षद मेहता जो करता था वो होता था। तो वो तो सेलिब्रिटी था, उसका ऑरा तो अच्छा ही होना है। और उसको देखने का भी चांस मिला बॉम्बे स्टॉक मार्केट में, और उस टाइम पे हम लोग काम कर रहे थे, तो इट वाज इंटरेस्टिंग। एंड दूसरा यानी स्टॉक मार्केट में एक नाम मिल रहा था क्योंकि लेडीज बहुत कम थी, मैगजीन्स में कलर फोटो आ रहे थे कि फ्यू लेडीज, तो एक अट्रैक्शन था कि हर्षद मेहता सेलिब्रिटी, अपन भी सेलिब्रिटी बन सकते। तो वो भी एक तब का चरिश्मा कहते हैं ना, वो था उस वक्त। तो आपको फेम काफी मिली, जैसे आपने बोला मैगजीन में आपके पिक्चर्स आ रहे थे, एंड बीइंग अ वुमेन स्टॉक मार्केट में मैगजीन में फोटो आ रहा है, मीन्स श्योरली आपने कुछ तो अच्छा किया है। और फेम तो सबको अच्छा लगता है, बट जहाँ पे फेम होता है वहां पे डाउनफॉल भी आता है। ये एक रीत रही है कि अगर ऊपर जाना है तो नीचे तो आना ही है। तो वैसे ही जैसे हर्षद मेहता ऊपर गए थे, और जब हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आया, स्टॉक मार्केट तो जूप करके नीचे आ गया था। तो उस टाइम पे आपके भी जो क्लाइंट्स होंगे या आपके भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो श्योर नीचे आए रहेंगे। तो वो टाइम पे आपका क्या माइंडसेट था, आपके इमोशंस क्या थे कि इतना इन्वेस्टमेंट किया सब नीचे आ गया? तो कैसे हैंडल किया आपने वो सिचुएशन, बिकॉज आप खुद वो टाइम पे मार्केट में हो? डिफिकल्ट बहुत सिचुएशन था, क्योंकि जैसा तुमने कहा वैसे करोड़पति कंगालपति उनसे पाला पड़ता था मार्केट में। इन्वेस्टमेंट तो की थी मैंने, अपनी मेंबरशिप भी ली थी, अपना चैम्बर बनाया था, अपना ऑफिस बनाया था, अलग अलग जिसको कहते हैं जैसे यूनिट ट्रस्ट है, एचडीएफसी है, पीपीएफ है, एनआईसी है, सारे एजेंसीज ले लिए थे सो क्लाइंट को सब कुछ सुविधा दे सके। उस वक्त इतना म्यूचुअल फंड नहीं था। बट इस जमाने में जब हम ये अप एंड डाउन देखा हर्षद मेहता का, हमारे भी क्लाइंट ने सफर किया। और आपने इमोशंस की बात की थी, मेरे इमोशंस क्या थे? मेरे इमोशंस इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जो थे ना, मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, ज्यादा करके वो थे 70-30 रेशो। आप समझ सकते हो कि 30% एक्चुअल क्लाइंट्स और 70% क्लाइंट्स वेयर माय ओन। तो अपने लोग जब पैसा घलाते हैं ना, बुरा लगता है। मैं खुद कुछ बहुत स्पेकुलेशन करती थी, ऐसा नहीं है, बट मार्केट में जब अपने लोगों का लॉस होता है ना, तो ये इमोशन, और आपको तो पता ही है कि एक फेमिनाइन नेचर तो होता ही है। भले आप मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एंटर कर चुके, मेल के कंधे को कंधा लगा के हम काम कर रहे थे, तो ऐसे वक्त इमोशंस को ये बिजनेस में कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। सो मैम, जैसे आपने स्पेकुलेशन की अभी बात की है, आजकल की अगर आप मार्केट देखें, जैसे सब ऐप के ऊपर आ चुका है, हम हर एक चीज का ट्रेंड देख सकते हैं। अगर आप टाटा की कंपनी ले लो या कोई भी, हमको चार्ट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे हम कैंडल बनाते हैं, एंड फिबोनाची स्ट्रेटेजीज आ चुकी है। वो टाइम पे तो मैम आपने जैसे बोला नोटपैड पे करते थे, तो वो टाइम पे क्या मार्केट सही में लोग रन करते थे कि शेयर ऊपर ले जाना है, इसको नीचे लेके जाना है? बिकॉज आज के टाइम पे इतने सारे टेक्नोलॉजी आ गई है कि मार्केट के शेयर्स हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बट वो टाइम पे वाज इट इजी टू मैनिपुलेट द शेयर्स? इट वाज इजी टू मैनिपुलेट बाय इंडिविजुअल, क्योंकि कैसे था, कंपनी खुद भी मैनिपुलेट करती ही थी।
और इंडिविजुअल भी मैनिपुलेट करते, जैसे बुल्स एंड बेयर्स होते हैं। तो ये लोग तो मैनिपुलेट करते ही थे, हर्षद मेहता जैसे लोग भी मैनिपुलेट करते थे, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट भी। बट जैसी अभी टेक्नोलॉजी है जो आपको एक फिंगर टिप पे सब मिल जाता है, कंपनी का लेखा जोखा जिसको कहते हैं वो आपको मिल जाता है, आपको पता चल जाता है, एक बैलेंस शीट आप पढ़ लेते हो, पीछे का रिपोर्ट हाई लो, वैसा तब इमीडिएट कुछ नहीं होता था। तो मार्केट के साथ चलना पड़ता था, मार्केट में शेयर ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, ये बायर ले रहा है वो बायर बेच रहा है। तो इस प्रकार से ही ये मार्केट चलती थी, और इसी मार्केट में कभी अपन शिकार बनते हैं तो कभी अपने को फायदा भी होता है, कभी अपने क्लाइंट्स अर्न करते तो कभी वो नहीं करते। तो इस प्रकार का मार्केट था वो। सो मैम अभी हम टीचिंग से स्टॉक मार्केट पे आ गए, ये शिफ्ट तो मतलब भूफ ऐसा वाला शिफ्ट था जो आपने किया है। सो अब आगे कैसे बढ़े आप? आपने एस्ट्रोलॉजी कहाँ सीखी आपने? आपके परिवार में कोई एस्ट्रोलॉजर थे जिनसे आप सीख के आए हो, या आपने पुणे आके आपकी शादी के बाद एस्ट्रोलॉजी सीखी है? वेरी गुड क्वेश्चन मानो। परिवार में एस्ट्रोलॉजी तो थी ही, मेरे पिताजी फादर वो एस्ट्रोलॉजर थे, और हमारा घर उनकी हॉबी थी। तो हम देखते थे बचपन से कि लोग आते हैं उनको पूछते हैं, अपने रोना गाते थे। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते कब व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, तो उनके पास लोग आते थे और अपने प्रॉब्लम बताते थे, वो सॉल्यूशन बनाते थे, उनके लिए वो गॉडफादर थे। बट हमको ऐसे लगता था कितना टाइम जा रहा है और घर में ये क्या नेगेटिविटी है। सो आई नेवर गॉट टेम्प्टेड कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, उल्टा तब लगता था ना सीखो तो ही अच्छा है, और जब जरूरत पड़े पिताजी को पूछ ही सकते हैं कि भाई मेरा कैसा है। तो आई नेवर लर्न फ्रॉम माई फादर, और नॉट बिकॉज ही वॉज एस्ट्रोलॉजर। बट मैं जब शादी होके आई तो मेरे पिताजी जब भी मिलने आते थे सारे घर के लोग उनके इर्द गिर्द बैठ जाते थे, मेरे फ्रेंड्स आते थे, सब पत्रिकाएं दिखाते थे। वैसे एक बार हमारे घर में भी सब मेंबर्स ने पत्रिका दिखाई, एंड देन seriously he predicted one problem in my brother-in-law's chart, and he said कि there is an accident. So फिर my mother-in-law said let's take care, तो उन्होंने सारे गाइडलाइंस दिए, ये किया, हमने सबने केयर लिया। बट जो होना था वो हम नहीं टाल सके, बट उनके गाइडलाइन से हम क्या कर सके ये भी मैं बताऊंगी। तो उनका एक्सीडेंट तो हुआ ही, तब सब डॉक्टर्स ने बोल दिया ब्रेन को उनके स्ट्रोक गया है और ब्रेन उनका डैमेज हो चुका है, तो अब कुछ नहीं होगा, वेट एंड वॉच। बट माई फादर ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी सेड कि नहीं, आफ्टर 1 year ही विल बी नॉर्मल, अब कुछ मत करो, देयर इज नो सर्जरी रिक्वायर्ड। एवरीबडी लाफ्ड एट अस कि व्हाट एस्ट्रोलॉजिकल डिसीजन आपकी फैमिली में बीइंग एजुकेटेड ले रही है। बट वी टुक दैट डिसीजन एंड आफ्टर 1 year ही वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये 81-82 की बात है। तब माय मदर इन लॉ सेड कि यू लाइक टू लर्न, यू आर ऑलरेडी टेकिंग एजुकेशन, तुमने एमकॉम किया, लॉ किया, अब तुम कॉलेज में पढ़ा रही हो तो तुमने पीएचडी की, तो तुम एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं सीख रही है? तब भी मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। बट व्हेन माय फादर टोल्ड मी कि तुम्हारी मम्मी की ऐसे ऐसे डेथ होने वाली है, इट हैपेंड, एंड उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी ऑफिशियल क्लास लगा के, जो पूना में है, श्री मोदा भट्ट और श्री वदा भट्ट दोनों भाई है, इनके काफी बुक्स हैं, इनके क्लासेस भी बहुत फेमस है, इनके पास मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। और एक बात इंपॉर्टेंट ऐसे है कि फिर मैंने एस्ट्रो स्टॉक बुलेटिन भी चालू किया, यानी मैंने भाग्य संकेत नाम की पत्रिका निकाली मेरे मदर इन लॉ को एक श्रद्धांजलि के रूप में, जो ईयरली इशू है, 1 साल में मराठी में निकलती थी। और उसमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा उसका अहम पार्ट ऐसा था कि पॉलिटिकल उसमें दिया गया भविष्य और स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा 80% तक करेक्ट आता था। तो वो पत्रिका पॉपुलर हो गई, लोगों को इंटरेस्ट भी होता है ना कि स्टॉक मार्केट का अप एंड डाउन वो भी एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हम देते थे। इट वाज इजी दैट टाइम, क्योंकि मार्केट एक लिमिटेड पीरियड तक था, हम उसके प्लैनेट्स देख लेते थे और प्रेडिक्ट करते थे कि मार्केट कैसा रहेगा। तो दैट वाज द रियल अट्रैक्शन ऑफ भाग्य संकेत। रेगुलर तो सब आता ही था, राशि भविष्य है ये है, बट बाद में मैंने सोचा कि मेरा ये एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई में स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं डाला। So we started studying planetary position and market position, जैसे आपने अभी बताया। तो हमने 5 सिलेक्टेड शेयर्स लिए थे, जैसे रिलायंस है, स्टेट बैंक है, ऐसे इंपॉर्टेंट टाटा स्टील है, एसीसी है, ऐसे शेयर्स लिए
और प्लानिटरी पोजीशन पे हम लोग उसको प्रेडिक्ट करने लगे. तो दैट वाज माय रिसर्च, फर्स्ट रिसर्च ऑफ, एंड वी पब्लिश एस्ट्रो स्टॉक बुलेटिन इन इंग्लिश फॉर 5 years. सो दैट एस्ट्रोलॉजी के मेरे 2 पब्लिकेशन थे. एक 5 साल जब मैं क्विट किया स्टॉक मार्केट तब वो बंद किया, और एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन जो मैंने 1986 में भाग्य संकेत नाम से चालू किया था, वो 2019 यानी अपने कोरोना पीरियड तक चालू था. बहुत सारे रीडर्स है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत नाम मिला, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए, मैं भी खुद लिखती थी. तो इस प्रकार से स्टॉक मार्केट के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो गेव मी नेम एंड फेम. मैम जैसे आपने बोला भाग्य संकेत 2019 तक था, अब मेरे को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बिकॉज आप बोल रहे हो कि आपने एस्ट्रोलॉजी एंड स्टॉक्स यू स्टार्टेड ड्यूरिंग 82, 85, 86 जब आप स्टॉक मार्केट में थे, एंड आप उस टाइम से स्टॉक्स मींस प्लैनेटरी पोजीशन देखे कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है. ये चीज अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है लोगों में ड्यू टू एस्ट्रोलॉजी, और ये इंस्टाग्राम की वजह से बहुत फेमस हो गया. एंड आपने उस टाइम पे किया, मतलब मैम आप तो एंटरप्रेन्योर उस टाइम से ही हो, सो इट्स रियली अमेजिंग टू नो कि आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी बहुत पहले चालू हो चुकी है. एंड मैम सो अभी भाग्य संकेत का आपको लेके क्या प्लान है, बिकॉज आपने बोला 2019 में कोविड के बाद वो रुक सा गया, सो डू यू प्लान इट टू गेट वापस खुद को रीलॉन्च करना चाहते हो, और रीलॉन्च करना चाहते हो तो क्या आप, मेरा एक पर्सनल है कि आप इंस्टेड ऑफ मराठी आप दूसरे लैंग्वेजेस में भी निकालो, ताकि हम जैसे जो यूथ है जो इंटरेस्टेड है अपना करियर ग्रोथ जानने के लिए कि ये महीने में अगर जैसे मैं स्कॉर्पियन हूँ एंड मेरे को चाहिए कि अगस्त के मंथ में मेरे साथ ऐसी 5 चीजें जो मुझे जिनका ध्यान रखना चाहिए और ऐसी 5 चीजों पे फोकस करना चाहिए जिससे मेरा करियर ग्रोथ होगा. सो ऐसा कुछ आपका पाइपलाइन में है जो आप सोच रहे हो आगे करने का? देखो, भाग्य संकेत मैं कभी भी बंद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके रीडर बहुत थे और उसके रीडर की भाग्य संकेत पे श्रद्धा थी. जब किसी का फेथ होता है ना, तो वो उसका फॉलोअर बन जाता है. यानी दिवाली के टाइम पे आने वाला भाग्य संकेत हमारे लोग पूजा में रखते थे, उसकी पूजा करते थे और मुझे फोन करके बताते थे कि उनको भाग्य संकेत कितना हेल्प हो रहा है. जैसे स्टॉक मार्केट के फॉलोअर थे, हम उसमें मोहरत देते थे, हम उसमें चांदी सोने के जो खरीदने के मोहरत देते थे. काफी कुछ ऐसी चीजें थी कि जो लोगों को बहुत अच्छी लगती थी और काफी अवार्ड्स मिले थे, काफी नाम मिला था. तो बंद तो कभी करना नहीं चाहते, पर कोविड आपको पता ही है, कोविड ने जैसे किया तो प्रिंटिंग प्रेस बंद था, हमारे जो राइटर्स थे रेगुलर राइटर्स वो स्प्रेड हो चुके थे, तो इट वाज नॉट पॉसिबल. तो मैंने बंद किया. चालू करने का जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे अभी आप ये इंस्टा है, आपका यूट्यूब चैनल है, आपके पॉडकास्ट है, तो काफी कुछ रीडर हमें रिक्वेस्ट तो भेज रहे हैं, हम शुरू करना जरूर चाह रहे हैं. बट ये भी संजोग की बात होती है, उसका भी योग अब आने वाला है, क्योंकि 30 तारीख को अभी की शनि हमारा जो सैटर्न ग्रह है वो रेट्रोगेट यानी वक्री हो गया है, और जुपिटर अभी जो है वो बहुत ही अच्छे पावरफुल पोजीशन में है. तो हो सकता है कि आपके पॉडकास्ट के साथ साथ भाग्य संकेत भी शुरू हो जाए. अच्छा, जैसे आपने शनि बोला, आई एम रूल्ड बाय शनि. 78 नंबर है मेरा जो शनि का होता है. मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत बिकॉज आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी. तो आई होप क्रॉस फिंगर्स की अगस्त जो 8 होता है यानी शनि 17 जो मेरा बर्थडे था 8 मेरे को फेवर करे. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यू आर गोइंग टू बिकम फेमस. और मुझे आपका स्टार्टअप भी कुछ शुरू होते हुए दिख रहा है. सो मैम अभी हमने बात की आपकी टीचिंग से, आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी की बात की, एंड अब मैं जानता हूँ आपका एक रनिंग एनिमेशन इंस्टीट्यूट भी है. सो इसकी स्टार्ट कैसे हुई? हाउ यू डिसाइडेड टू एंटर इनटू एनिमेशन 27 साल पहले? बिकॉज एनिमेशन इतना नोन नहीं था लोगों को. एनिमेशन अभी अभी ट्रेंड में आया है बिकॉज ऑफ मूवीज लाइक बाहुबली, ब्रह्मास्त्र एंड मेनी मोर. अभी अभी एनिमेशन लोगों को पता चला कि ये VFX है. हॉलीवुड में तो एनिमेशन बहुत टाइम से हो रहा है, मार्वल्स है, एवेंजर्स है, बट बॉलीवुड में अभी अभी इसकी यूज ज्यादा हो रही है. एंड आपने एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट चालू किया जहाँ पे आप सिखाते हो कि एनिमेशन में हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, हम VFX कैसे करते हैं. तो ये 27 साल पहले आपको थॉट भी कैसे आया कि आपको ये करना है? दिस आई थिंक दिस इज एन एंटरप्रेन्योर जर्नी जो आपको
बहुत पहले ही आपको आइडिया आ चुका था, तो ये क्या क्या माइंडसेट था कि स्टॉक मार्केट से निकल के एनिमेशन की तरफ जाना हो? सी मानव, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्टॉक मार्केट में इमोशंस की कोई जगह नहीं। और मैं एक जो रियलाइज कर चुकी हूँ लाइफ में कि जो कुछ भी आप करते हो, चाहे अर्निंग के लिए हो, चाहे पैशन हो, आपका जो भी एक लाइकिंग होता है आप करते हो, उसमें यदि आप खुश नहीं हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही, आप रात को टेंशन लेके सो रहे हैं, भले आप पैसा कमा रहे हो बट एक शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो आप वो बिजनेस के में क्या सही हो, ऐसा आप सोचो। और जब मैंने सोचा तो मुझे ऐसे लगने लगा कि स्टॉक मार्केट मेरा बिजनेस नहीं है, या मैं इधर आई हूँ एक अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब की, मैंने बहुत कुछ सीखा, स्टॉक मार्केट में मुझे इतना सक्सेसफुल बनाया, इतनी स्ट्रेंथ दी, इतना स्टेमिना दिया, एक वर्कोलिक भी मैं बन गई थी, साथ साथ में एक बैलेंस भी मैं स्ट्राइक कर रही थी, घर भी अच्छे से देख रही थी, एजुकेशन भी शुरू था, मगर क्या मैं खुश थी? और इसका जवाब नहीं था। सो आई डिसाइडेड टू स्टेप आउट। और जब तुम स्टेप आउट करते हो और इतनी बिजी लाइफ में से बाहर निकलते हो और आपको करने को कल कुछ नहीं, अच्छा मुझे जॉब में तो जाना नहीं था, मुझे अपना खुद का ही बनाना था, कुछ स्टार्टअप बोलो या वॉट एवर इट में बी, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप आप जैसे बात कर रहे हैं ना कि एक वुमेन एम्पावरमेंट होता है, तो मेरे अंदर ही एक ऐसी थी, एक जिद थी कि मुझे अपना ही कुछ करना है। तो जब स्टॉक मार्केट से बाहर आना इतना इजी नहीं है जितना दूसरे बिजनेस से बाहर निकलो या जॉब छोड़ना, जैसे आपने डिफिकल्टीज तो बहुत फेस की। एक तो मुझे जैसे आना था वैसे देना था, बैलेंस शीट देखा जाए तो वो नीड हो सकता था, जितना आना था उतना ही देना था, बट आना कब, उनकी क्या पोजीशन डेटर्स की मुझे पता नहीं, देना देखा तो आधी लिस्ट तो मेरे फ्रेंड सर्कल की थी, तो कैसे बाहर आओ। एंड दैट टाइम व्हाट आई डिसाइडेड, इट वाज माय डिसीजन, क्योंकि वो मैंने बिजनेस में एंट्री की थी कि चलो क्रेडिटर्स को दे देते हैं, जितने भी अपने लेने वाले लोग हैं उनको पैसा दे देते हैं, लेट्स मैनेज दैट मनी। मेरे पास तो था नहीं, क्योंकि आना और जाना स्टॉक मार्केट में चालू रहता है, मेरा इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है अप एंड डाउन ही हो चुका था, तो कैसे करें। सो आई टुक अ लोन टू पे माय क्रेडिटर्स, और डेटर्स मैंने सोचा मानो कि जब भगवान चाहेगा, अपने नसीब में होगा, तब वो लोग पैसा दे देंगे, अभी तो छोड़ दो। इस प्रकार से आई हैव क्लोज डाउन माय बिजनेस immediately in 15 days by paying off my creditors and forgetting my debtors and waiting for destiny to give me back. ऐसे मैं बाहर आई। फिर मैं करूँ क्या, ये तो सवाल था। I remember, Manav, you ask how I jumped. My husband is a voracious reader. He read newspaper like anything. So on my anniversary day, 1st March it was, I remember 1997, he gave me one cutting. A cutting means Aptech was offering a franchisee for animation. एक सेकंड तो सोचा एनिमेशन वर्ड कितना नया, बट कुछ करना भी तो है। सो चैलेंज है, स्ट्रगल है, बट अपने को लाइफ में कुछ करना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। सो अगेन आई थॉट कि आई डोंट हैव मनी, हाउ टू स्टार्ट। तो फिर तब मैंने सोचा कि चलो करते हैं। 5 लाख रुपए तो फ्रेंचाइजी फी थी, बैंक में 5,000 भी नहीं और 5 लाख की फ्रेंचाइजी, एंड देन प्लेस नहीं, प्लेस तो रेंटल पे लेना नहीं। सो व्हाट आई आस्क एप्टेक कि मेरा घर है बंगलो जहां मैं रहती हूँ, उसी के आगे का 500 स्क्वायर फीट में मैं ये इंस्टीट्यूट चालू करूंगी, और जैसे जैसे बढ़ेगा मैं इसको बढ़ाऊंगी। तो इस प्रकार से आई अप्लाइड, आई टुक फ्रेंचाइजी by again taking loan to give that franchisee fees and establish my business. That time Mac platform was there. Mac was very expensive platform. Ab to sab aa gaye, IBM technologies, everything. But that time all softwares what we were using in animation and Aptech, they were using Mac platform. So I have done setup of Mac platform. सो आपने जैसे बोला आपने 500 स्क्वायर फुट की जगह से स्टार्ट किया आपका एनिमेशन इंस्टीट्यूट वो टाइम पे। सो कैसा था कि एनिमेशन में स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, उनको बोलना कि दिस इज द फ्यूचर, आप लोगों की पिच क्या थी, सेल्स पिच क्या थी कि बच्चे आए, बिकॉज एट द एंड इट्स अ इंस्टीट्यूट जो आप रन कर रहे हो, तो आपको चाहिए थी कि जितने हो सके उतने स्टूडेंट्स आए। एंड तो आप कैसे सेल्स को कैसे पिच करते हो, बिकॉज एनिमेशन एक इंग्लिश वर्ड था,
तो वो उसको भी एक पिच करना कि भाई जब वो टाइम पे कुछ तो फॉरेन आया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ वाला माल है। तो उस टाइम पे इन सब चीजों को आप कैसे पिच कर रहे थे, कैसे आपने मतलब कैसे ग्रो किया फिर इसको? देखो, एनिमेशन में तब तो डिफिकल्ट चैलेंज एडमिशंस के साथ साथ फैकल्टीज का भी था, बिकॉज देर वेर नो ट्रेन्ड फैकल्टीज। सो वी हायर्ड पीपल हु डिड देयर बीसीए, और उनको एनिमेशन इंडस्ट्री में लाओ, उनको ये सॉफ्टवेयर सिखाओ। फिर हमने हायर किया अभिनव से आर्टिस्ट, कि उनको आर्ट आती है। और आपने सेल्फ स्पीच बोला, तो यंगस्टर को यंगस्टर की भाषा समझती है। तो माई डॉटर शी वॉज डूइंग कॉमर्स, सो आई टोल्ड हर कि कॉमर्स में वैसे भी पढ़ाई नहीं होती, और मैंने पढ़ाया भी था ना, तो कॉन्फिडेंटली बोल भी सकी उसको, और वो उसने सुन भी लिया। शी जॉइन मी फॉर काउंसलिंग, फॉर दिस सेल्स स्पीच, कि बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करे। एनिमेशन वर्ड वॉज अननोन, तो फील्ड तो छोड़ो ही, इसका फ्यूचर बताना तो डिफिकल्ट था। देखो, एनिमेशन इज गिविंग लाइफ टू कैरेक्टर, और हमको तो लोगों की, बडिंग आर्टिस्ट की लाइफ बनानी थी। तो लॉट ऑफ रिसर्च करना पड़ा, खुद को अपग्रेड करना पड़ा, खुद को सीखना पड़ा, और ये फील्ड में आना पड़ा। बट तब हमने फुल पेज एड्स भी दिए टाइम्स ऑफ इंडिया, सकाल में, टू अट्रैक्ट पीपल। अभिनव कॉलेज मेरे इंस्टीट्यूट के बहुत पास था, तो पहली तो बैच मुझे अभिनव कॉलेज से ही मिल गई, जो आज बहुत अच्छे इंडस्ट्री में प्लेस्ड है। वो बच्चों, वो जो पहली बैच और उनका हुआ करियर, आज भी एक खुशी का एक सुनहरा इतिहास बोल सकते हैं हमारे लाइफ का है। सो मैम, आपका अभी का जो रिसेंट ऑफिस है वो कितना बड़ा है? बिकॉज यू हैव बीन रनिंग फॉर द 27 ईयर्स, तो आई एम श्योर कि ग्रोथ तो बहुत हुई है। तो रिसेंट ऑफिस का साइज कितना है आपका? मानो, माय जर्नी स्टार्टेड विद 500 square feet. Today it is more than 5,000 square feet, having 3,000 open area above that, that terrace, what our students are using for their drawing, for their eating, for their events and all that. But ये मेरे अकेले की लड़ाई तो है नहीं, या अकेले की जीत तो है नहीं। मेरे साथ पहले मेरी डॉटर, जैसे मैंने आपको बताया, ज्वाइन हुई थी, रेनू परमार उसका नाम है, शादी के बाद परमार, वो ज्वाइन हो गई 98 में। और माय सन जो आशीष, जो अब्रॉड था, वो आने के बाद 2013 में ही ज्वाइन मी। और माय हस्बैंड, एज आई टोल्ड यू, ही इज द इंस्ट्रूमेंटल टू स्टार्ट दिस बिजनेस बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट। ही डजंट अंडरस्टैंड ABC of animation or computer or whatever technology we are using, but he is supportive। एक्सटर्नल थिंग्स जो होते हैं करने के, वो सब वो करते हैं। और माई सन एंड माई डॉटर इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, एंड नाउ इट्स अ फैमिली मैनेजमेंट एंड फैमिली रन बिजनेस, एंड एवरीबडी इज पुटिंग देयर आइडियाज, एंड एवरीबडी इज रिसर्चिंग एंड डूइंग न्यू थिंग्स, एंड वी आर ग्रोइंग, नॉट ग्रोइंग लिप्स एंड बाउंड्स, बट येस, वी आर ग्रोइंग। मैम, अभी मैं आपका माइंडसेट समझने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई लाइक अंडरस्टैंडिंग पीपल, उनके माइंडसेट जानने के। तो आपने जैसे बोला आपकी डॉटर थी सेकेंड ईयर में, एंड आपने उनको विदाउट कोई एक्सपीरियंस, आपने, और आपको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था एनिमेशन में, ना आपकी डॉटर को कोई एक्सपीरियंस है, शी वाज जस्ट इन द सेकेंड ईयर, मीन्स अराउंड 18 to 19 ईयर्स की होगी, एंड उसमें आपने उनको एज अ काउंसलर ऐड कर दिया। तो आपका माइंडसेट क्या था कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है एनिमेशन में? यस, यू श्योरली हैड एक्सपीरियंस ऑफ अदर बिजनेसेस दैट यू हैड, दैट वाज इन स्टॉक मार्केट एंड टीचिंग, बट क्या माइंडसेट था कि आप अपने 19 साल की डॉटर को एज अ काउंसलर इन अ न्यू बिजनेस डाल दिया? देखो, मैं एक बिलीव करती हूँ कि एज इज जस्ट नंबर, बड़ा हो छोटा हो, जिसको कुछ करना है उसके लिए एज नहीं देखा जाता, उसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है, और उस आदमी को कन्विंस किया जाता है कि ये तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। और कॉमर्स लाइन मुझे ऐसी ही लगती है कि आपको कुछ ना कुछ एडिशनल कॉमर्स के साथ हमेशा करना चाहिए, ये मेरा माइंडसेट था। वो मैंने उसके माइंड में डाला कि यू कैन डू। शी ऑल्सो परस्यूड हर फैशन डिजाइनिंग अलॉन्ग विथ कॉमर्स ऑल्सो, तो ये भी वो कर रही थी। तो फैशन डिजाइनिंग यानी थोड़ा सा तो डिजाइनिंग सेंस, क्रिएटिविटी आती है। और मैंने बोला यंगस्टर्स अट्रैक्ट यंगस्टर्स, ये भी एक फंडा था। और उसको टेक्निकल इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, जो मेरे लड़के को है। शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ दैट सॉफ्टवेयर लर्न, बट वॉट दैट सॉफ्टवेयर कैन डू, करियर ऑप्शंस क्या है, इसमें उसका ज्ञान काफी अच्छा था। और उसने टाइमली वो उसको ग्रो भी किया।
तो इस प्रकार से एज नहीं देखना चाहिए, बट एक करने की चाह मन में किसी के पैदा कर दो और उसको बताओ कि तुम ये कर सकते हो, और वो कन्विंस हो जाए तो वो कर सकता है। ये मेरा अपना सोच था, और वो सोच सही है। ये आज आप देख रहे हो कि 500 to 5,000 एंड अबाउट स्क्वायर फीट तक हम ग्रो हुए बिकॉज वी वेर टुगेदर। और एक प्रिंसिपल हमने ऐसा रखा कि हम लोग जब फैमिली ट्रिप पे होते हैं, फैमिली साथ में होती है, बाकी के मेंबर्स होते हैं, वी डू नॉट डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, गुड और बैड। हम लोग हमेशा ऑफिस में डिस्कस करते, फिर चाहे वो हॉट टॉक हो या वो ग्रोथ के ऊपर हो, कुछ भी हो, वी डिस्कस हियर ओनली इन ऑफिस। ओके, सो मैम बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है अभी तक, एंड नाउ आई एम गेटिंग मोर क्यूरियस कि हाउ डिड योगा कम इन पिक्चर नाउ? आप योगा भी करते हो, मुझे पता है कि आपने बिकॉज इतने सारे बिजनेसेस हैंडल किए हैं, एंड आप, मैंने जितना आपके बारे में रिसर्च भी किया है, पढ़ा है, मुझे पता चला कि आपने योगा भी प्रैक्टिस किया है काफी टाइम के लिए। सो ये कब आया आपके लाइफ में? 2013 आई विजिटेड एस व्यासा यूनिवर्सिटी। वहां पे एक आरोग्य धाम है कि जहाँ पे तुम 8 दिन रह के कुछ पॉजिटिव हेल्थ के लिए कर सकते हो। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि इफ यू हैव अ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ मीन्स नॉट फिजिकली, मेंटली ऑल्सो। फिजिकल हेल्थ का इंपॉर्टेंस तो कोरोना में सबको समझ गया, बट मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होना, जैसे स्टॉक मार्केट गेव मी काफी अच्छी मेंटल कैपेसिटी टू bear losses as well as to bear people's reactions and actions. But I used to be always cool, you know. Instead of reacting, मैं response ही देती थी, हो जाएगा, कर लेंगे। तो मुझे ऐसे लगने लगा कि yes, I have something spiritual in mind. As I told you, my father, he was a really lover of Indian ancient sciences. Like he used to like and read Ayurveda. Then he developed some product also. His firm's name is Goka Company, which he was running. Then naturopathy है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है. So I also thought कि मेरे अंदर भी वो जीन्स है, और मुझे भी लग रहा है कि इंडियन एंशिएंट साइंसेस में बहुत कुछ है जो हम वर्ल्ड को दे सकते हैं। और जब मैं इस वैसा गई तो मुझे एकदम अट्रैक्शन हो गया कि देखती हूँ तो वेस्टर्न ज्यादा लोग हैं, वेस्टर्न यानी यंगस्टर्स, और हमारे जो लोग हैं सब सीनियर सिटीजन है इंडियन। तो वाई इंडियन थिंग्स कि योग इज फॉर सीनियर सिटीजन, मुझे समझ में नहीं आया, पर मैंने डिसाइड किया कि हम भी कुछ स्टडी करते। फिर वहां पे एक कोर्स था YIC, योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स, विच नाउ आई एम ऑल्सो रनिंग एज एन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, एंड मोर देन 300 YIC स्टूडेंट्स वी हैव passed out and placed, and they are doing good job, and globally also they have got career opportunities. तो ऐसे योगा फील्ड में मेरी जो एंट्री हुई कोविड के पहले हुई। एंड कोविड में मैंने भाग्य संकेत तो बंद किया, ये आपको बताया, बट कोविड में समय इतना मिला तो आई रजिस्टर्ड इन 2016 योग की PhD। इसके पहले मैंने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पे पुणे यूनिवर्सिटी से PhD की थी व्हेन आई वाज इन स्टॉक मार्केट एंड आई लेफ्ट माय जॉब। तो 1990 में मुझे पहली PhD पुणे यूनिवर्सिटी से मिली, बट सेकेंड PhD आई डिड इन कोविड because I written my thesis, I published my papers, and do you know under whom I did? You will really, really surprised to know his name. His name is Dr. H.R. Nagendra. Okay. Dr. H.R. Nagendra, who is a guru of our Prime Minister Narendra Ji Modi, Yoga Guru. And Narendra Ji Modi has made a revolution of yoga in all 197 country accepted, and they started this International Yoga Day, 21st June and everything. And Modi ji himself is doing yoga under whose guidance? Dr. H.R. Nagendra. He was my guide. And he gave me a subject of obesity. I wanted to do in stress management because I thought when I was in stock market, lot of stress people carry. So how to reduce their stress? Let's work on stress management. But he said, now obesity of children, that is adolescent, is a global problem, and I feel you should study this subject. So I studied in that subject. I've developed my module. I have developed a yoga module, which we call integrated module. In that we have yogasana, pranayama, breathing, meditation, everything together. It is a one capsule that we give it to student and they are doing. I did the pilot study after developing module. Pilot was successful. Then I did main study. I published paper, and recently I have written book also. Name is Reduce. Okay. It's available on Amazon
and many youngsters are following that module and those diet tips given by my co-author Ashish Rathi. So this is my publication on my research, which is reduce. सो मैम, आपने इतना रिसर्च किया योगा में, आप खुद योगा प्रैक्टिस भी करते हो. डू यू थिंक प्रैक्टिसिंग योगा हेल्प्स यू टू टेक बेटर डिसीजंस इन योर बिजनेस? क्या आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेटर होती है योगा प्रैक्टिस करने से? Yes. See, word yoga is not there only. Original word is yoga. Yoga is a westernized word. Yoga is calming down your mind, being with yourself, अंडरस्टैंडिंग योर ओन पोटेंशियल, सेल्फ रियलाइजेशन. आपको लाइफ में सक्सेस कब मिलता है? जब आपको आपके पोटेंशियल पता चलते. व्हेन यू रियलाइज व्हाट आई एम, व्हाई आई एम, हु एम आई, ये सारे क्वेश्चंस आप जब योग करते हो, बिकॉज योग इज अ नॉट फिजिकल आसना व्हाट यू यंगस्टर्स कैरी, कि योगासन यानी कोई तो भी अच्छा एडवांस आसन करो, उसका फोटो निकालो, सेल्फी निकालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, पॉपुलर हो जाओ. योग इज नॉट ओनली दैट. यू नो, योग इज समथिंग डिफरेंट. Sage Patanjali 2000 year before defined योग as an ashtanga योग, yam niyam asan pranayam pratyahar dharana dhyan samadhi. So if you want to go and take a path of spirituality, not like you, many youngster comes and ask us कि can you give us 1 month meditation course or 1 month spirituality, we want to go on that path. So yoga is not that. First you have to start with some discipline, then asana, then you have to learn pranayam, then you have to learn some relaxation technique. So it's a journey, and journey is from self to self. So yoga is cooling down and calming your mind. ओके, सो आपने अभी योगा कर लिया, अभी आपका लाइफ पर्पस क्या है? आप कोई पर्पस सॉल्व करना चाहते हो इस लाइफ में? जैसे कि हर आपने जैसे योगा बोला इज टू फाइंड हु यू आर, व्हाट इज योर पर्पस. सो आपका कोई लाइफ पर्पस है जो आपने सोचा मुझे इस चीज को सॉल्व करना है, या मेरे को इस चीज को हेल्प करनी है लोगों की, या मैं इस चीज के लिए आई हूँ लाइफ में? आपको लगता है कुछ ऐसा है? देखो, थ्रू आउट माई जर्नी आई ट्राई टू हेल्प ओनली, जिसको अपन एक सैक्रिफाइस कहते हैं. सी, आई फील आई सैक्रिफाइस माई करियर गोल्स फॉर माई फैमिली. Then when I came to college, I was just concentrating on my girls, their problem, making a good path for them, what is right, what is wrong. When I came to stock market, I decided to solve my clients' problem. And that time I realized that people think money is everything. But when they lose in one day, they realize that money is not everything. And then they lose their health also. So that time, then coming to animation, many rural students coming, ग्रामीण भाग के बच्चे आते थे, तो उनको भी गाइड करना. तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लाइफ का पर्पस इज गिविंग गाइडेंस हु नीड. फिर एस्ट्रोलॉजिकली भी आई वांट टू गिव गाइडेंस टू पीपल. आजकल जो मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है, ब्रेकअप प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, करियर प्रॉब्लम है, यंगस्टर को जल्दी पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए. हमारी करियर आप देखोगे तो धीरे धीरे हम ऊपर आए, बट अभी ये जनरेशन के पास टाइम नहीं है. क्या कहते हैं, अटेंशन स्पैन, वो कम होते जा रहा है. तो मैं इनके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ. और दूसरा, कोविड में हमने देखा कि लोगों ने बहुत सफर किया. तो वेलनेस, फिटनेस, इस क्षेत्र में मैं काम करना चाहती हूँ कि आदमी यदि खुद वेलनेस से दूर भाग रहा है, क्यों दूर भाग रहा है? ऑल हमारी स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, जैसे खाने की, पीने की, आजकल सब कुछ एक क्लिक पे मिलने लगा है. खाना भी आपको आ ही जाता है, जैसे ही ऑर्डर करो, 2 व्हीलर पे आदमी आता है, आपको डिलीवरी देता है, आप खाते हैं, ना आप टाइम देखते हैं ना कुछ देखते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है हमारे इंडियन एंशिएंट साइंस का यदि हम डेप्थ में पढ़ाई करें तो वो हमारे लाइफ में एक अच्छा सुकून, जिसको बोलते हैं ब्लिस आपकी भाषा में जिसको बोलते हैं. से देखो, हैप्पीनेस तो बहुत छोटा शब्द है, बट हैप्पीनेस से आगे सिर्फ एंजॉय करना इज नॉट लाइफ. लिविंग हैप्पीली, ब्लिसफुली, हेल्पिंग अदर्स. तो मुझे ऐसा लगता है आई लाइक टू हेल्प अदर्स. आई लाइक टू हेल्प यंगस्टर्स फॉर देयर स्टार्टअप. आई लाइक टू हेल्प बडिंग आर्टिस्ट. आई लाइक टू गाइड दिस मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम. आई लाइक टू हैंडल कॉर्पोरेट प्रॉब्लम. कॉर्पोरेट में भी लोगों के पैकेजेस बहुत अच्छे. अब हम लोग जब मानो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं योग का, तब हम देखते हैं उनके पास काम है, दिन भर काम है, दे डू नॉट हैव टाइम
टाइम फॉर देयर वेलनेस, देयर फिटनेस। तो हमने अभी नया मॉड्यूल निकाला, योगा ब्रेक। हम उनको बोलते 10-10 मिनट के ब्रेक लो और आप योग करो। तो इस प्रकार से यदि आप पूछते हैं, मेरे लाइफ का एम है वेलनेस, हैप्पीनेस एंड ब्लिस, माई सेल्फ, माई फैमिली एंड सोसाइटी, और मानवता के लिए काम करना है। अभी मानवता के लिए हमने काम चालू किया है। वी आर वर्किंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन by providing them different types of yoga, and really it's immense satisfaction for me. मैम, ऐसी आपने जैसे बोला कि योग से आपने 10 मिनट्स का ब्रेक की बात की कि लोग आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में दे रहे हो, ऐसा कुछ एक योगा हम यहाँ पे बैठे बैठे कर सकते हैं जो लोग भी देखे और हमको भी यहाँ पे फ्रेश फील हो जाए या एनर्जाइज हो जाए हम, और कुछ एक प्रैक्टिस आप हमें बता सकते हो यहाँ पे? Sure. Why not? Let's do. आपको भी करना है साथ में। Interlock your fingers. Take your hand. Stretch. सीधा रखो मानो. Touch your biceps to your ears. Both biceps. And slowly turn to your right. चले जाओ right side को. Hold it for 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come to the center. Now balance yourself. So do from this side also. Left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come to the center. Feel the stretch. Stretch where your spinal cord, your tailbone. Slowly bring it down. And now take a deep breath in. Breathe out. Take a deep breath in and breathe out. Last time, take a deep breath in and breathe out. And see, you will feel yourself energetic. This is a very small practice. You can do anytime, wherever you are, at your workplace, sitting in chair or anywhere. So there are many practices which are scientifically designed. मैम, ये करके तो एनर्जाइज का तो पता नहीं, बट बैक को बहुत अच्छा फील हुआ, बिकॉज हम जैसे भी यहाँ पे भी बैठे थोड़ा बैक पेन हो रहा था, बट ये किया तो बैक पेन गायब हो गया, ऐसा लग रहा है। अभी हमें एक्सपीरियंस आया है कि जो कॉर्पोरेट में हमने प्रैक्टिसेस चालू की है, उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर उनका बैक पेन जो पिल्स लेके, जो डॉक्टर के पास जाके एक्सरे निकाल के एमआरआई करके नहीं निकल रहा था, वो भी जा रहा है। सो यू आर राइट मानो, बैक पेन के लिए और जिनका जॉब ज्यादा लॉन्ग टाइम सिटिंग है, उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। मैम, इट वाज रियली वंडरफुल टू नो सो मेनी थिंग्स। इतने सारी चीजें आपने शेयर की, आपके एक्सपीरियंसेस बताए। मुझे एक क्वेश्चन है आपसे, ऐसा क्वेश्चन है कि अभी अगर आप इमेजिन करो कि आप एक 25 इयर्स के हो अभी, एंड आपको अभी आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी आपको एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करनी है, आप 2024 में हो, यू आर 25 इयर्स ऑफ एज एंड यू वांट टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योर जर्नी, तो ऐसी क्या चीजें आप आपके दिमाग में रखोगे, क्या माइंडसेट होगा आपका अभी टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल इन द नेक्स्ट 5 इयर्स? आई फील अभी का जो पीरियड है ना, इसमें सबसे अच्छा होता है काउंसलिंग। इट इज अ रिक्वायरमेंट। हम देख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एग्रेशन में जा रहे हैं, पैम्पर्ड हो रहे हैं। हमारे वक्त पैम्पर्ड बच्चे थे ही नहीं, क्योंकि पता है हमारे फादर कहते थे गाइड यूज करना नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लगाना नहीं, सेल्फ स्टडी करो, सिचुएशन में तुम सॉल्यूशन निकालो। तो इस प्रकार का नहीं था। अब हम देखते हैं कि पेरेंट्स को बच्चे कितने हैं, बहुत कम है, तो वो पैम्पर्ड होते हैं, उनको बगैर मांगे चीजें मिल जाती है, और ऐसे केस में उनका जो एक नर्चरिंग होता है वो भी गलत होता है। और फिर उनको प्रॉपर दिशा दिखाने का काम, डायरेक्शन देने का काम एक अच्छे काउंसलर का होता है। और काउंसलर वो होना चाहिए, नॉट ओनली साइकोलॉजी का उसका स्टडी हो, उसका वेलनेस का स्टडी हो, उसका साइकोलॉजी का हो, उसका एजुकेशन का हो, उसका फाइनेंस का हो। तो मुझे ऐसा लगता है, इफ आई वांट टू स्प्रेड वेलनेस, if I want to counsel people, whether it's astrology, whether it's my experience, I would like to give bliss and peace to person whosoever meet me and come to me. So wellness is my preferred choice. And another thing, guiding with star, because I believe astrology is a science.
It's a planetary science. So if I combine this health and astrology, I will able to give you wealth, but bigger than that, your peace, mind peace जिसको हम कहते हैं. और माइंड ग्रोथ सेट बनाने के लिए पहले हमारे माइंड को काम डाउन करना पड़ता है. और यदि हम माइंड को काम डाउन कर पाए तो लाइफ में हमको डायरेक्शन मिलेगा, हम डेडिकेशन से काम कर पाएंगे, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन होगी, और हम लाइफ में वो करना चाहेंगे जिसकी कंसिस्टेंसी रहेगी. तो मैं चाहती हूँ कि आई शुड बी अ काउंसलर, career advisor, as well as wellness advisor, as well as relationship advisor. I don't know. सो मैम अभी हम जैसे एंड पे आ रहे हैं पॉडकास्ट के, सो एक क्वेश्चन मुझे ऐसा है कि सक्सेस मंत्र क्या है आपका लाइफ में? क्या सक्सेस मंत्र है आपका जो हमें जानना चाहिए और जिससे लोगों को भी अच्छा लगे, इंस्पायर हो? सक्सेस मंत्र के लिए मानो मेरे पास ABCDE है. A for acceptance. You accept situation in life. B, brilliance. आपको लगता ही है, आपका ब्रेन काम करना ही चाहिए. C कैटेगरी, मेरे पास उसके लिए 3 जवाब है. C मीन्स क्लैरिटी, आपके थॉट्स में क्लैरिटी चाहिए, आपके गोल्स में क्लैरिटी चाहिए. उसके बाद में कंपैरिजन मत करो. C स्टैंड फॉर कंपैरिजन. यू डोंट कंपेयर. इफ यू वांट टू कंपेयर, कंपेयर विथ योरसेल्फ. एंड C इज अ कंसिस्टेंसी. जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंटली करो तो आपको ग्रोथ मिलेगा. D में आता है डेडिकेशन, डिवोशन, डिसीजन मेकिंग एंड डिटर्मिनेशन. और E ये लास्ट है, लीव योर ईगो. इफ यू लिव विथ ईगो you cannot live. So if you leave ego from your life, you can really achieve success. And this is a success mantra, ABCDE. ओके मैम, ये बहुत अच्छा सक्सेस मंत्र था. समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, एंड इट वाज रियली नाइस टू नो दैट आपका सक्सेस मंत्र ABCDE होता है. ये किसी ने सोचा ही भी होगा कि ऐसा सक्सेस मंत्र हम बना सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड इनसाइट. Yes, छोटे बच्चों को भी आप ये ABCD सिखा दीजिए. सो मैम, आपकी जो एडवाइसेस सुने एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका है, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है, इट्स वेरी मींस इंस्पिरेशनल फॉर मी. बिकॉज ऐसा माइंडसेट आपका तब था जब आपने आपकी जर्नी स्टार्ट की थी. आप एक एंटरप्रेन्योर 1980 से हो, आपने अपने इतने सारे बिजनेसेस ग्रो किए एंड यू आर स्टिल थिंकिंग कि आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है. दैट शोज कि माइंडसेट कितना शार्प होना चाहिए, जो आजू बाजू की चीजें होती है हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए. सो मैम, आज तो मुझे बहुत सीखने मिला है. आई एम रियली इंस्पायर्ड एंड थैंक यू मैम कि आपने मुझे आपका इतना ज्यादा टाइम दिया ये पॉडकास्ट के लिए. एंड मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नोइंग कि आप बहुत बिजी रहते हो, बट इफ अगर आप पार्ट 2 हम निकाल सके इस पॉडकास्ट का, दैट विल ओनली फोकस ऑन एस्ट्रोलॉजी. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस एंड फॉर द पीपल हु विल वॉच दिस पॉडकास्ट की जो ज़ोडिएक साइंस होता है वो कब कैसे रिएक्ट करते हैं, किन चीजों से बच के रहना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए जिससे हम ग्रो. तो इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी एंड मैं श्योरली करना चाहूंगा पार्ट 2 स्पेसिफिकली ऑन एस्ट्रोलॉजी. यस मानो, क्योंकि मैं हमारे पॉडकास्ट सुनने वालों को भी बोलना चाहूंगी कि भविष्य में छिपी बातों को जानने का प्रयास सदियों से मानव करता आ रहा है, और एस्ट्रोलॉजी उसमें एक अच्छा गाइडेंस देता है. तो जब भी इसका योग आएगा मानो, वी विल डू दैट पॉडकास्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, योर पॉडकास्ट, एंड द वे you decided to help others through your podcast. I'm really impressed, really impressed. And I pray Ganesha, he will give you all blessings continuously, consistently, to grow high and fly high in the sky. Thank you. Thank you.